नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी स्टडी को लगातार जो है प्रयत्न कर रहे होंगे कि ताकि आपकी जो स्टडी है इस टाइम के अंदर, जो कोरोना टाइम चल रहा है अभी, जो आपके टाइम एक खाली टाइम है, इसमें आप अपनी तैयारी को बड़ा सुदृढ़ तरीके से जो है परिपूर्ण कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी पॉलिटी। इस बुक के अंदर जो पॉलिटी रिलेटेड है वो लगभग 16 चैप्टर हैं। ये जो है चैप्टर सेकंड है, जो उद्देशिका के बारे में हम करने वाले हैं, और ये क्लास नंबर 3 है। तो अभी तक आपने वो 2 लेक्चर, जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था वो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भारत का संवैधानिक विकास के 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, तो वो आप सबसे पहले देख लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग टॉन्ट मारते हैं, कहते हैं कि नहीं तू तो क्लियर नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम, ये नहीं कर पाएगा। तो आप उनसे लड़ाई मत करो, आप अपने उस गुस्से को, उस टाइम को, अपनी स्टडी को दो और आप सफल होकर दिखाओ, वो खुद अपने आप जो है चुप हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसको उद्देशिका नाम से हम संबोधित कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। देखिए, जो प्रस्तावना के अंदर आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा बनाई गई है उनकी व्याख्या किस में की गई है? मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि संविधान के किसी भी अध्याय में ये बात ना हो, तो डी तो वैसे ही आपका डिलीट हो गया। अब हम बात करें इसका जो वर्णन है, इसकी रूपरेखा है, वो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो सी राइट होगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल है, जो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल मतलब सामाजिक, आर्थिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सारी की सारी बातें हैं, ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इसको जो है संबंधित इसमें बातें की गई हैं, इनकी व्याख्या की गई है। तो इसमें सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? मतलब ये जो शब्द आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, इसको किस प्रकार से जोड़ा गया है, मतलब एक सीरियल के अकॉर्डिंग सही क्रम क्या है इनका। तो देखिए, हम बात करते हैं सीधा, हम जो आंसर आते हैं कि इसके अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये बी इसमें राइट होगा। इस प्रकार से ये जो है जोड़े गए हैं। देखिए, संविधान की उद्देशिका के निहित शब्दों को सही क्रम यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद हम बात करें न्याय, फिर स्वतंत्रता आएगा, फिर समता, फिर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, बंधुता, ये सारे उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी जो है राइट होगा। इस बुक को पढ़ने से पहले आप लुसेंट की बुक या अरिहंत की बुक, जो शॉर्ट बुक आती है, वो आप जरूर पढ़ें। तो उसमें थोड़ी आप डिटेल पता चलेगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्र का जो उल्लेख है वो किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करें इसके अंदर जो है राष्ट्र में है भारत और इंडिया, 2 नामों से इसको जो है
संबोधित किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख कितने नामों से है, आपसे ये भी पूछ लें तो 2 नामों से है, एक भारत है और एक इंडिया के रूप में किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 1 है के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब भारत क्या है, राज्य और संघ केंद्र शासित। अभी हम बात करें 28 राज्य हैं और हमारे 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। अगला है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था भाई, इनमें से जी ऑस्टिन ने, केसी हियर ने, सर हाइवर जेनिंग्स ने या डीडी बसु ने। तो ये जी ऑस्टिन था जो फर्स्ट वाला व्यक्ति, इसने जो है ये अमेरिकन इतिहासकार था, ठीक है। इसने भारतीय संघवाद को जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद, ठीक है, कहा इसने। और जो ये केसी हियर था इसने क्या कहा, भारतीय संविधान एक अर्ध, हम बात करें परिसंघीय मतलब क्वैसी फेडरल संविधान है, मतलब आधा अर्ध परिसंघीय बताया इसने। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हम बात करें उद्देशिका की, तो जो उद्देशिका है वो कहाँ से ली गई है, जो विचार है वो तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से, और इसकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। हम भारत के लोग हैं, ये शब्दों का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में या नागरिकता में या संविधान की प्रस्तावना में। तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर कहा गया है कि हम भारत के लोग जो हैं इनका संविधान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ है, हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ क्या है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो ये इसका मतलब बनता है। तो संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 1975 में ऐसा कौन सा शब्द था जो भारत की प्रस्तावना में जो है हम बात करें नहीं था। बंधुत्व, संप्रभुता, समानता या फिर अखंडता। तो भारत की प्रस्तावना में जो है हम बात करें, जो ये अखंडता शब्द है ये उस टाइम पे नहीं था। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है। देखिए हम बात करें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, हम बात करें सोशलिस्ट, सेकुलर, और जो अखंडता है इंटीग्रिटी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, INTGRITY, यही होती है स्पेलिंग शायद, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए थे। तीनों कौन कौन सा, समाजवादी, जो हम बात करें सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष सेकुलर, और इंटीग्रिटी जो अखंडता है। इनको तीनों को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन मतलब चेंजेस किए गए। इस संविधान से 2 नए अध्याय जो आपका 4 है कै ए, और एक अध्याय 14 कै को 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और 52 अनुच्छेद जो है आर्टिकल 52 अनुच्छेदों में क्या है संशोधन किया गया।
तो मेन बात है कि जो ये आपका, अब जरूरी नहीं है वो आपसे क्या पूछे कि जो है ये इनमें से कौन सा शब्द नहीं था, इन तीनों में से कोई पूछ सकता है कि अखंडता कब जोड़ा गया, समाजवादी कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो आप बताओगे 1976 में जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद? अंतःक्रियावाद। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत सार्वभौमिकता है। ठीक है, ए इसमें आपका राइट होगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत क्या है? यूनिवर्सल, हम बात करें यूनिवर्सलिज्म है। ठीक है, सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को क्या है, उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए, तो यही इसमें बताया जाता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? पंथ निरपेक्ष, जो इंग्लिश में बोले सेकुलर, तो सेकुलर शब्द का सही भाव व्यक्त क्या है? भारत में एक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो जो पंथ सेकुलर शब्द है वो कहता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, किसी स्पेशल जो रिलीजन के लिए नहीं है ये, बल्कि वह सभी धर्मों को मानता है, तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल विषय माना जाता है। ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल विषय माना जाता है धर्म को। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत में संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, जो ये नहीं, देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? आर्थिक न्याय की। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ने प्रस्तावना को भारतीय स्वतंत्रता की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट करके बताएंगे कि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसकी चीफ जस्टिस कौन है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो चीफ जस्टिस है अभी वर्तमान में, शरद अरविंद बोबडे जो रिटायर हो गया, उनकी जगह नया बंदा बना है, तो वो कौन है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका बताएं मुझे आंसर। तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किसको किया गया है? बेरुबारी विवाद या ए.के. गोपालन विवाद या प्रिवी पर्स विवाद या केशवानंद भारती? तो राइट होगा इसमें केशवानंद भारती विवाद। देखिए, वर्ष 1960 में बेरुबारी संघ मामले में ये प्रश्न उठाया गया कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, संविधान का भाग है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय केशवानंद भारती
जो विवाद था, जो केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में जो विवाद हुआ 1973 में, इसमें बदल दिया अपने ही, मतलब जो बात कही थी उन्होंने उसको बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन किए बिना ही संशोधन करना होगा। ठीक है, कर सकते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा नियम मामले 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। तो दो पार्ट के अंदर संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को अपना अंग माना, एक तो केशवानंद भारती वाले केस के अंदर जो 1973 में था, और एक जो भारतीय जीवन बीमा निगम मामला था 1995 के अंदर। तो उस दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रस्तावना को मौलिक संरचना, मतलब भारतीय संविधान का अंग माना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें 1 2 3 4, मतलब ये चारों ही कथन सही है। हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, मतलब वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना संविधान के कौन से आर्टिकल में है, संविधान के भाग 4 में के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें, जो कथन सारे के सारे कथन ये सही हैं 1 से लेके 4 तक। क्लियर है, समझ आ गई बात सारी बातें समझ आ गई आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है सेकंड चैप्टर था ये। ठीक है, क्लास तो आपकी 3rd थी ये, और ये चैप्टर जो था ये था आपका दूसरा। तो इसमें लगभग 16 चैप्टर हैं, तो इसमें आपको 20-25 डे में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ही मैं कराऊंगा इसको आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें आप। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कि ये बुक कैसी है, तो आप ये बुक खरीद भी सकते हैं। ठीक है, आप घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेक्चर में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपको खरीदने की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी PDF मैं आपको दे देता हूँ। टेलीग्राम @गोस्वामी सर। ठीक है, GOSWAMI। तो यहाँ आप जुड़ जाएं और ज़रूर इंस्टा पे भी फॉलो कर लें आप, @GK by गोस्वामी सर। ठीक है, तो यहाँ ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर से जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर डेली आपको PDF मिलेंगे। स्टैटिक GK आपका कवर होगा डेली यहाँ पे, और करंट अफेयर जो है डेली रूटीन वाइज आपका क्लियर हो जाएगा। आप इंस्टा पे फॉलो कर लें मुझे यहाँ पर, GK by गोस्वामी सर, अभी तक नहीं किया है तो। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये टारगेट विद गोस्वामी, आप @GOSWAMI ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर 7-8 हज़ार बच्चे ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप PDF मिलेंगे आपको सारे, ये लेक्चर के तुरंत PDF डालता हूँ मैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका कमेंट आप ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।